दर्पण एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बायोलॉजी, जो अपने जेट, आईसीआर और जो सीयूटी की एग्ज़ाम होती है उसके कंपटीशन के लिए जो काम आती है। और मेनली अपन जो देख रहे हैं वो अपना जो मेन टारगेट है वो जेट का रहेगा इसमें। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि अपनी बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से और कौन से जो अपना टॉपिक है, यूनिट है, उससे कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो बात करते हैं कि अपनी जो बायोलॉजी है ना, जेट के अंदर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अपन जो क्वेश्चन आते हैं अपन टोटल इसके 40 क्वेश्चन अपन जेट में देखने को मिलते हैं अपन, जिसको कि इसको अपन दो भागों में, इसके जो क्वेश्चन है ना उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें बॉटनी के क्वेश्चन आते हैं जिसको अपन बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और सेकंड जूलॉजी के क्वेश्चन आते हैं यानी कि जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जो है ना, इसके अपने कितने क्वेश्चन आते हैं और अपनी जो वनस्पति विज्ञान है इसके कितने आते हैं, ये अपन को देखते हैं। इससे अपन को ये पता चलेगा कि अपन को ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि आपकी जेट की जो एग्ज़ाम की डेट है ना वो आ चुकी है। लगभग आपकी जो 14 मई को है ना एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है अभी, ठीक है ना। तो आपको एक स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर जो वे है ना उसमें चलना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर सको। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ किस पे देनी है, कि जो कि बॉटनी है ना अपने, ये 25 क्वेश्चन कवर करती है अपनी टोटल। जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 25 क्वेश्चन अपनी बॉटनी से आ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान से आ रहे हैं, और बचे हुए जो 15 क्वेश्चन अपने बच गए हैं ना वो आ रहे हैं जूलॉजी से, ठीक है। तो अपन अब ये तो है कि 25 इससे आ रहे हैं और 15 इससे आ रहे हैं, तो अपना ज़्यादा फोकस है ना बॉटनी पर होना चाहिए, ठीक है। और बॉटनी में से भी कुछ मैं ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा जो कि ज़्यादा वेटेज लेके चल रही है। और आज अपन एक टॉपिक की उसमें से बात कर रहे हैं जो अपना रहेगा सेल बायोलॉजी, ठीक है। क्योंकि जेट के अंदर सेल बायोलॉजी से हर बार लगभग 3 से 4 क्वेश्चनों का वेटेज रहता है। 3 से 4 क्वेश्चनों का वेटेज रहता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इतना हार्ड भी टॉपिक नहीं है। वैसे देखा जाए ना कि यदि जिसके सेल बायोलॉजी समझ में आ गई ना, उसको आगे जो अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको ढंग से पढ़ना। और ये 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना सेल बायोलॉजी अकेले कवर करती है, ये बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं अपन सेल बायोलॉजी से। तो अपन बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो आ गया अपने जेट में कि कितने क्वेश्चन कौन से कवर कर रही है। तो अपने बॉटनी और जूलॉजी, इससे 15 क्वेश्चन, इससे 25 क्वेश्चन। अब बात करते हैं बायोलॉजी से। तो सबसे पहले बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जिसने बायोलॉजी यानी कि जीवों के बारे में बताया था, यानी कि बायोलॉजी वे ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, इसमें अपन जीवों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन जीवों का अध्ययन करते हैं उसको अपन बायोलॉजी कहते हैं। और इसके जो पिता है ना वो कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, अरस्तु को। अब जीवों की बात करें तो जीव अपने जो पृथ्वी पे अपन देखते हैं तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जंतु जिनके अंदर अपन एनिमल वगैरह आ जाते हैं, एक होते हैं पादप जिनके अंदर पेड़ पौधे आ जाते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खुद बना रहे हैं। तो अपन इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो वो जिसके अंदर अपन पादप को पढ़ते हैं, पादप जीवों को पढ़ते हैं यानी कि पौधों को पढ़ते हैं। दूसरा वो जिसके अंदर अपन जंतुओं को पढ़ते हैं, जैसे कि एनिमल वगैरह, जीव जंतु, पशु पक्षी, जो अपने भैंस बकरियाँ या मानव पढ़ते हैं वो आ जाता है अपने जंतुओं के अंदर। तो अब इसको भी अपन अलग जो ब्रांच के नाम देते हैं वो देते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन पौधों का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बॉटनी। और इसी का दूसरा नाम है फाइटोलॉजी। इसी का दूसरा नाम क्या है, फाइटोलॉजी। तो अब क्या हुआ कि जीव है, जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं जंतु, एक होते हैं पादप। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन पादपों का अध्ययन करते हैं उसको बॉटनी कहते हैं, और बॉटनी का ही दूसरा नाम क्या है, फाइटोलॉजी। सेकंड बात करते हैं अपन जंतु। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो बॉटनी में तो किसका अध्ययन होता है, पादपों का। जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है, जंतुओं का। तो यहाँ तक अपना क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करें कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, यानी कि जो बॉटनी है अपने जो वनस्पति विज्ञान है इसके पिता कौन है, तो इसके पिता है थियोफ्रेस्टस। कौन है,
थियोफ्रेस्टस। ठीक है। सेकंड बात करें फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, तो वो है अपने अरस्तु। कौन है, अरस्तु। क्योंकि जब सबसे पहले जब अरस्तु ने जिन जीवों को देखा था वो थे जंतु, और उनको भी उन्होंने दो भागों में बांटा था। फिर जो जीव थे उनको भी दो भागों में बांटा था। कौन कौन से जीव, एक तो वे यानी कि जो इनके अंदर खून पाया जाता है उनके अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया था। एक तो वो जीव जिनके अंदर लाल खून यानी कि लाल रक्त रहता है, और एक वे जीव जिनके अंदर नीला रक्त रहता है। ठीक है। तो ये बात होगी अपने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। और बात करें कि जो बायोलॉजी टर्म है, जो शब्द है, ये किसने दिया था, तो बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क वे ट्रेविरेनस। लेमार्क वे ट्रेविरेनस, इन दो साइंटिस्टों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। तो बायोलॉजी के अपन ने जो सिंपल के वे में जो देखा वो होता है कि बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है ये भी देख ले, क्योंकि जिस शब्द के पीछे लॉजी और नोमी लग जाता है वो होता है ग्रीक का। तो बायोलॉजी के पीछे क्या लग रहा है, लॉजी। तो कौन सी भाषा का शब्द हुआ, ग्रीक भाषा का। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है, और बायोलॉजी के अंदर अपन जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी के पिता अपन अरस्तु को बोलते हैं, और बायोलॉजी शब्द किसने दी, लेमार्क वे ट्रेविरेनस। अब बात करें जीवों को दो भागों में बांटा, एक पादप एक जंतु। पादपों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसको बॉटनी या फाइटोलॉजी कह देते हैं, और जिसके अंदर अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी कह देते हैं। फिर बात करें कि जो बॉटनी है उसके पिता कौन है, तो उसके पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, और जो जंतु विज्ञान जूलॉजी है उसके पिता अपने अरस्तु को कहते हैं। फिर अरस्तु ने जो जीवों को दो भागों में बांटा था उनमें लाल रक्त और नीले रक्त के अकॉर्डिंग बांटा था। आया समझ में। अब बात करते हैं कि जितने भी जीव है अपनी पृथ्वी के अंदर, चाहे से पौधे हो या जंतु हो, जितने भी जीव है वह एक छोटी सी इकाई से बने होते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है ना, जितने भी जीव है वह एक छोटी इकाई से बने होते हैं। किसी भी जीव का शरीर ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट बन गया। जैसे अपन किसी भी कमरे का निर्माण करते हैं, अपन किसी भी कमरे का निर्माण करते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि कमरा सीधा किसी तो उठ के आ गया। उसको भी अपन किसी ना किसी एक छोटी यूनिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कमरे बनाने के लिए अपन को ईंटों की आवश्यकता होती है या पत्थरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है ना वो भी डायरेक्ट नहीं बनी है। इसको भी बनाने के लिए छोटी छोटी यूनिट चाहिए, और उसी यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। उसी को अपन कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को अपन सेल बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं। तो अपनी बॉडी एक छोटी से छोटी यूनिट, अन्य बॉडी की जो छोटी से छोटी यूनिट की बात करें ना वो क्या होती है, कोशिका। तो बोलोगे सर कि फिर अपनी बॉडी का निर्माण कैसे होता है, तो बॉडी का निर्माण ऐसे होता है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है वो हो गई अपनी कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में समूह बनाती है, मिल जाती है, तो क्या बनता है, अपना बनता है टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू यानी कि ऊतक बनता है। और जब आपस में बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। सर क्या बनता है, ऑर्गन या अंग बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, जैसे अपनी कोशिका छोटी यूनिट थी, अब कोशिकाओं की बहुत सारा समूह बन गया, उसको अपन ने ऊतक बोल दिया। जब आपस में ऊतक मिल जाते हैं तो उसको अपन अंग बोल देते हैं। जब आपस में बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो उसको अपन अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं, अंग तंत्र बोल देते हैं। और जब अंग तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अपना शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है, शरीर या बॉडी बन जाती है। तो अपना जो देख रहे हैं कि जो अपनी बॉडी बन रही है, शरीर बन रहा है, इसकी एक जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे कि अपनी पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा है वो क्या है, एक कोशिका। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना रही है ना, तो वो कौन बना रही है, कोशिका। इसलिए अपन को कोशिका को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक अपन को कोशिका नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक अपन ना तो टिश्यू के बारे में पढ़ सकते हैं, ना ऑर्गन के बारे में पढ़ सकते हैं, ना ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं, ना ही अपन को पता चलेगा कि अपनी बॉडी कैसे बनी है, किन किन सिस्टमों से मिलकर बनी है। तो आज बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपने छोटे से टॉपिक से, जिसमें कि अपने जेट का भी वेटेज ज़्यादा होता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, वो है अपनी सेल से। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की, कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले बताऊं कि अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसकी स्टडी किस में की जाती है, उस ब्रांच का नाम क्या है,
जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं जीवों के बारे में, तो जीवों का स्टडी, अपन जीवों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। फिर जिसमें अपन प्लांट का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको बॉटनी बोलते हैं, फाइटोलॉजी बोलते हैं। और जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं, सॉरी कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। ठीक है। और इसी सेल बायोलॉजी यानी कि आजकल इसको सेल बायोलॉजी कहते हैं, और पहले इसी को क्या कहा जाता था? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता था? साइटोलॉजी। तो अब ये दो टर्म है, दोनों के मीन्स क्या है? क्योंकि अब यहीं से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जेट के अंदर जो क्वेश्चन बनना है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोनों टर्म क्या है? दोनों के अंदर अध्ययन किसका करते हैं? अध्ययन किसका करते हैं? कोशिका का करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको अपन सेल बायोलॉजी कहते हैं, और साथ में उसी को अपन साइटोलॉजी कहते हैं। पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अपन कोशिका के अंदर क्या क्या देखेंगे? कोशिका का अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, कोशिका के अपन फंक्शन देखेंगे, कोशिका में रिप्रोडक्शन क्या कैसे होता है, अपन उन चीज़ों को देखेंगे। तो इनमें से जो ये ब्रांच है अपनी साइटोलॉजी, इसके अंदर ओनली कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका? कोशिका की संरचना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल बात कर रहा हूँ मैं, ओनली बात कर रहा हूँ, यानी कि केवल जिसमें कोशिका की संरचना की बात करें, संरचना का अध्ययन करें, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ओनली अपन कोशिका की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ना, तो उस ब्रांच को अपन साइटोलॉजी कहते हैं। और बात करें सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी के अंदर अपन तीन चीज़ों को देखते हैं, तीनों ही कोशिका से रिलेटेड है। यदि कोशिका की संरचना, किस चीज़ की बात करें अपन? संरचना, कोशिका की क्रिया यानी कि फंक्शन यानी कि कार्य, और कोशिका में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। जब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य और कोशिका के प्रजनन की बात करें, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है ना, उसको तो बोलते हैं अपन सेल बायोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन साइटोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखते हैं अभी आगे बात करते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी। एक यानी कि अपन जो सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो उस कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अपन ये बात करें तो फादर ऑफ कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी के पिता कहते हैं अपन रॉबर्ट हुक को। किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। क्योंकि सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने कब देखा था? 1665 के अंदर, अपने खुद के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के अंदर। तो सबसे पहले कोशिका का जो अध्ययन किया या कोशिका के बारे में जिसने स्टडी चालू की, कोशिका को देखा, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। इस कारण इनको फादर ऑफ कोशिका विज्ञान, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने जो कोशिका देखी थी ना, वो कैसे थी? मृत कोशिका। कैसी थी? मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी, जो कि किस में देखी थी? कोर्क सेल के अंदर, कोर्क की कोशिका में। कोर्क क्या होता है? लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसको अपन कोर्क बोलते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पादप कोशिका यानी कि कोर्क सेल, जिसको अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत होती है। कैसी होती है? मृत। तो कोशिका भित्ति ने सबसे पहले कोशिका भित्ति को देखा, वो कैसी थी? मृत। तो कोशिका कैसी होगी? मृत। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को तो देखा, पर वो कैसी कोशिका थी? मृत। पर सबसे पहले इसी ने देखा, इसलिए इसको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, और इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो थी मृत, जो कि कोर्क सेल के अंदर देखी थी। इसके बाद में बात करते हैं कि इन्होंने जो कोशिका देखी ना, वो इनको कैसी दिखाई दी? हनी बी कोम्ब। कैसी दिखाई दी? हनी बी कोम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान। इन्होंने जो कोशिकाएं देखी थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी, यानी कि हनी बी कोम्ब दिखाई दे रही थी। सेकंड बात, जो इनको ये कोशिका हनी बी कोम्ब के दिखाई दे रही थी, उनको इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने इसको सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्यूला या सेल्यूली।
सेल्यूला या सेल्यूली नाम दिया, और बाद में इन्हीं सेलुला या सेल्यूली को क्या कहा गया, सेल कहा गया। इन्हीं को क्या कहा गया, सेल। तो आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 में की। किसमें की, कोर की कोशिका के अंदर की। और इन्होंने जो कोशिका देखी उनको क्या नाम दिया, सेलुला नाम दिया था। तो ये याद रखना कि इन्होंने सबसे पहले जो कोशिका देखी थी वो मर्द कोशिका थी। तो अब बात करते हैं कि फिर जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की बात करते हैं अपन, तो वो आते हैं अपने एंटी वॉन लीवेनहोक। कौन आता है, एंटी वॉन लीवेनहोक। एंटी वॉन लीवेनहोक सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मृत थी, तो इन्होंने जो कोशिका देखी वो कैसी थी, जीवित कोशिका। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटी वॉन लीवेनहोक यानी कि लीवेनहोक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले की थी। इन्होंने जो कोशिका की खोज की उनको क्या नाम दिया, यानी कि जैसे कि रॉबर्ट हुक ने की थी उसको सेलुला नाम दिया गया, तो इसको क्या कहा, इसको जो एंटी वॉन लीवेनहोक ने जो कोशिका देखी थी जीवित कोशिका, उसको नाम क्या दिया गया, उसको एनिमल्क्यूल नाम दिया गया। क्या, एनिमल्क्यूल। उसको क्या कहा, सेलुला। तो एनिमल्क्यूल हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन कि इन्होंने कोशिका के रूप में, जीवित कोशिका के रूप में क्या क्या देखा। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन, सबसे पहले इन्होंने जीवाणु को देखा, शुक्राणु को देखा और प्रोटोजोआ को देखा। ठीक है, इन चीज़ों को इन्होंने सबसे पहले देखा। तो सबसे पहले जो देखी गई वो क्या थी, जीवाणु। और जीवाणु को इसने सबसे पहला देखा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर अपन जीवाणु का अध्ययन करते हैं उसको अपन बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को देखा, इसलिए इसको अपन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। यानी कि जीवाणु विज्ञान के जनक भी किसको कहते हैं, एंटी वॉन लीवेनहोक। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इनकी खोज तो हो गई। अब आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका की अपन खोज के बारे में देख ली। इसके बारे में थोड़ी और टर्म बता देता हूँ मैं, जैसे कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अपन रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी। आधुनिक कोशिका विज्ञान, तो आधुनिक की बात करें तो वो है सीपी स्वानसन। कौन है, सीपी स्वानसन। इसके बाद बात करें अपन कि भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, तो भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपने A.K. शर्मा। किसको कहा जाता है, A.K. शर्मा को। तो ये और आप ऐड कर लेना। इसके बाद देखते हैं अपन क्या, कोशिका सिद्धांत। कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया, एक है स्लाइडेन और दूसरा क्या है, स्वान। याद रखना ये स्वान है, और जो अपने आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है वो सीपी स्वानसन है। ये स्वान है, वो स्वानसन है, ये दोनों सेम नहीं है। अब बात करें स्लाइडेन और स्वान। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब स्लाइडेन है ना, ये तो कौन है, ये है अपने वनस्पति शास्त्री यानी कि बोटनी के ऊपर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। इनका जो सब्जेक्ट था वो था बोटनी, यानी कि इन्होंने पादपों के अंदर कोशिका सिद्धांत यानी कि कोशिका के बारे में जो टर्म बताई कि कोशिका का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन्होंने जो कोशिका ली वो पौधों के लिए थी, और जो स्वानसन है अपने स्वान है उन्होंने जंतुओं के बारे में बताया था। तो ये क्या थे, जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, अब बात करें इन्होंने तो कब दिया, इन्होंने तो 1838 में दिया और इन्होंने 1839 के अंदर दिया था। तो ये जंतु वैज्ञानिक थे, ये वानस्पतिक शास्त्री यानी कि बोटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। एक थे स्लाइडेन, एक थे स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब बात करें कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत में क्या बताया, तो कोशिका सिद्धांत में बताया 2-3-4 चीज़ें इन्होंने बताई, पर एक चीज़ नहीं बताई। तो जो इन्होंने बताया मैं पहले वो बताता हूँ। इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं।
ठीक है, क्या बताया इन्होंने, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, इंपॉर्टेंट लाइन है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि अपनी बॉडी की संरचना व जो भी क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, किन्होंने बताया, फ्लाइडेन व स्वान ने। सेकंड चीज, कोशिका है ना शरीर की आधारभूत इकाई है, क्योंकि आधार का निर्माण कर रही है, जो सबसे छोटी इकाई है। तो आधारभूत व सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, कोशिका शरीर की आधारभूत इकाई है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है, और कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है। ये हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि फिर आप ये बताओ कि कोशिका के बारे में आपने इतना बता दिया, और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि कोशिका के अंदर जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है ना, उनके गुण भी किसमें पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर। कोशिका में क्योंकि केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, तो आनुवांशिक लक्षण कोशिका में निहित होता है। तो आनुवांशिक लक्षणों के बारे में भी बताया। इन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्या बताया इन्होंने कि डीएनए और आरएनए, डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाते हैं कोशिका में। किसी कोशिका में डीएनए आरएनए दोनों है ना, तो तभी उसको अपन कोशिका बोलते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई। पर इनसे जब ये पूछा गया कि जब माना कि आपने ये बता दिया कि ये संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, बॉडी का फॉर्मेशन पूरी कोशिकाओं से हो रहा है, तो जब इनसे ये पूछा गया कि ये बताओ आप कि जो कोशिका है ना, उनका प्रजनन कैसे होता है, कि कोशिका को, नई कोशिका को निर्माण कैसे होता है, जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये चीज़ बताने में असमर्थ हुए। इसलिए इनके कोशिका सिद्धांत को फिर यहीं पे रोक दिया गया। तो फिर अब जो अपन कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं ना, आधुनिक कोशिका सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो किसने दिया, अपन उसकी बात करते हैं। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यह तो पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो नाम ये आएंगे, स्लाइडेन और स्वान। जब आपको पूछे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो उसकी बात अपन अब करते हैं। आधुनिक का अर्थ हुआ कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, नगेली व विर्चो ने। किसने दिया, नगेली व विर्चो ने। आपको यदि इसमें मेनली पूछे तो विर्चो आंसर करना है, दोनों हो तो दोनों करना है। तो मेन तो है विर्चो, और नगेली इसका सहयोगी था, साथी था। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत नगेली व विर्चो ने दिया था। नगेली और विर्चो ने क्या बताया, उन्होंने भी वही चीज़ें बताई कि कोशिका की संरचनात्मक व क्रियात्मक, यानी कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, इसमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं, इसमें डीएनए होता है, आरएनए, सारी चीज़ें वो बताई। पर लास्ट इन्होंने चेंज क्या किया, इन्होंने बताया कि कोशिका का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण के बारे में, कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है और ये पूछी गई है जेट के अंदर कि एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। कैसे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से, कोशिका के विभाजन से। कि जैसे अपने शरीर के अंदर ये कोशिका है, अब इसको नई कोशिका बनानी है तो क्या होगा कि जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा ना, इसमें डिवीजन होगा, 1 से 2 कोशिका बन जाएगी। अब इसका साइज बनेगा तो इससे 2, फिर इसका साइज बढ़ेगा तो इससे 2, यानी कि कोशिका का जैसे जैसे विभाजन होगा ना, वैसे कोशिका की संख्या बढ़ती है, कोशिका का निर्माण होता रहता है। तो कोशिका का निर्माण कैसे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। किससे होता है, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से। इसके लिए जो ये लाइन मैंने लिखे ना, इसके लिए विर्चो ने एक टर्म यूज की थी और वो आपके जेट में पूछी गई है। उसका नाम है ओमनिस सेलुलर। क्या नाम है उसका, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये टर्म किसने दी,
ये टर्म दी थी विर्चो ने, और ये क्वेश्चन आपके जेट में आ चुका है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया था विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने। इस शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ओमनिस का अर्थ है विभाजन, सेलुला का अर्थ है सेल, ई का अर्थ है से, और सेलुला का अर्थ है सेल, कि सेल के विभाजन से ही सेल बनती है, इसका अर्थ ये होता है। तो ओमनिस सेलुला इस सेलुला शब्द सबसे पहले विर्चो ने दिया, और इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका बनती है। एक चीज़ और देख ले कि विर्चो ने एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया, जिसका नाम है सेल लाइनेज। क्या नाम है? सेल लाइनेज। लाइनेज, या इसको अपन सेल लिनेज भी बोल सकते हैं। सेल लिनेज या सेल लाइनेज, ये क्या होता है? ये यही होता है कि इस सिद्धांत, ये जो नियम दिया सेल लाइनेज का, जो नियम दिया ना या सिद्धांत दिया है ना, ये किसने दिया? ये विर्चो ने दिया। इस सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया? ये लाइन बताएगी कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही क्या होता है? नई कोशिका का विभाजन, नई कोशिका का निर्माण होता है। जिसकी लाइनेज का अर्थ होता है टूटना, लाई होना यानी कि टूटना। तो सेल का अर्थ होता है कोशिका, यानी कि कोशिका का टूटना ही क्या कहलाता है? सेल लाइनेज कहलाता है। और ये एक सिद्धांत सेल लाइनेज का जो कि विर्चो ने दिया, और इस सिद्धांत में क्या बताया गया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया गया। यह है अपना कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन उठता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और चौहान ने। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? नगेली व विर्चो ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया? विर्चो ने। सेल लाइनेज का सिद्धांत किसने दिया? विर्चो ने। ये आपके कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन उठते हैं। इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि अपनी टर्म आती है छोटी मोटी, उनको अपन और देख लेते हैं इसमें। तो अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, और पादपों में लंबी कौन सी है, जंतुओं में कौन सी है, ऐसी कुछ बातें करते हैं। तो बात करें कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल बात हो रही है, या ना जंतु ना पादप, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जंतु और पादप दोनों में मिला के। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसको अपन बोलते हैं PPLO, यानी कि प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? इसकी साइज कितनी होती है? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, ये साइज बताने से पहले, कि कोशिका की जो साइज है, आकार है, उसका मापन कैसे करते हैं? कोशिका के आकार को किस किस यूनिट के अंदर अपन माप सकते हैं? तो अपन एंगस्ट्रॉम के अंदर माप सकते हैं, माइक्रोमीटर के रूप में माप सकते हैं इसको, माइक्रोमीटर के रूप में माप सकते हैं, नैनोमीटर के रूप में माप सकते हैं इसको। तो ये इसकी यूनिट है, यानी कि 10 की घात 9, इस रूप में अपन इसको माप सकते हैं। तो ये है कुछ यूनिटें हैं जिसके द्वारा अपन कोशिका की साइज को मापते हैं। तो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्मा की साइज होती है, जो कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं, ये वैसे आपके प्रोकैरियोटिक जीव में आता है, और प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर एक विशेषता होती है कि उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है। पर एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जो कौन सा है? वह है माइकोप्लाज्मा। तो इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, भित्ति का अभाव होता है। तो आपको क्या लिखना है कि एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव जिसके ऊपर कोशिका भित्ति का अभाव है, वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। तो और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके ऊपर कोशिका भित्ति के अभाव के कारण, क्योंकि कोशिका भित्ति जीव को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, टाइट होती है, हार्ड होती है, पर इस पर कोशिका भित्ति नहीं है, तो इस पर कोशिका भित्ति के अभाव के कारण ये अपनी आकृति को चेंज करता रहता है। इस कारण को इसको अपन जीव जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव जगत का जोकर कहते हैं, क्योंकि ये अपना आकार जोकर की जैसे बदल के, यानी कि अपने जैसे जोकर रूप बदल के आता है, भेष बदल के आता है, उसी प्रकार ये भी अपना आकार बदलता रहता है, साइज बदलता रहता है, इसलिए इसको जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है।
अपन अब सेकंड चीज़ की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका। अपन ने पहले देखी सबसे छोटी, अब बात करें सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मैं बता रहा हूँ कि जो ये अंडा है ना, वो पक्षी अंडे देते हैं ना, उस अंडे की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो बहुकोशिकीय हो गया जो पक्षी अंडे देते हैं। अपन बात कर रहे हैं अंडाणु की, कि जो शुतुरमुर्ग मुर्गी है उसके अंदर जो अंडाणु बनता है, जिसको अपन बोलते हैं oocyte। क्या बोलते हैं इसको? अपन oocyte भी बोल सकते हैं। जो oocyte की बात हो रही ना, वो होती है सबसे बड़ी कोशिका। इसके बाद में अपन देखते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है अपने बॉडी के अंदर, जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल। तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। ठीक है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे लंबी। कंफ्यूज नहीं मत होना, ये बड़ी है और ये लंबी है। और ये पाई किस में जाती है? जंतु कोशिका में, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जंतु कोशिका में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो भी तंत्रिका कोशिका। और यदि ओवरऑल पूछे ना, क्योंकि पादपों के अंदर भी ऐसी कोई इतनी बड़ी कोशिका नहीं है जितनी कि तंत्रिका कोशिका है, तो ओवरऑल भी सबसे बड़ी यही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पादप कोशिका के अंदर, कि पादपों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, तो पादप सेल की सबसे लंबी कोशिका, लंबी सेल कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी पादपों में सबसे लंबी कोशिका होती है रेमी के रेसे। क्या? रेमी के रेसे। रेमी क्या है? एक चाइनीज घास है, एक पौधा है जो कि अपने अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साइड में मिलता है। तो उसके रेशों की बात हो रही है, इसको अपन बोल सकते हैं चाइनीज घास। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? चाइनीज घास। और एक लास्ट बात करें जो है अपने सबसे लंबी, अपन बात करें सबसे बड़ी प्लांट सेल। वो होते हैं अपने एसिटाबुलेरिया शैवाल। एसिटाबुलेरिया शैवाल की। तो अपन बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिक शुतुरमुर्ग का अंडा, और ये होता है एक जंतु। तो जंतु की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और पादपों की सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया शैवाल की कोशिका। इसके बाद बात करें अपन सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये होती है जंतु के अंदर। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और पादपों के अंदर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो होते हैं रेमिको रेसे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जुड़े रहे हमारे साथ में। ओके, थैंक यू।